एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम पूरे भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। याद रखिएगा, ये इंडियन ज्योग्राफी जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ एमपीपीएससी की यूनिट 4 में आपकी मदद करेगी, बल्कि कोई भी एग्जाम आप फेस कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आपकी मदद करेगी। सिवाय यूपीएससी के, यूपीएससी का बेसिक आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा इन लेक्चर से, और जो इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो कवर होंगे। उसके अलावा आप किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी वनडे एग्जाम में आपको ये इंडियन ज्योग्राफी का सेशन बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले ही, जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल गया होगा, बार बार एक ही प्रश्न आ रहा था कमेंट में कि सर ये क्लास इंग्लिश में होगी या नहीं होगी। तो फिर से मैं बता दूं कि जैसे हमने हमारे पूरे सेशंस को अब तक कंप्लीट किया है, सिवाय करंट अफेयर्स के, ये क्लास भी बाइलिंगुअल होगी। पूरी चीजें इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी मिलेंगी, ताकि चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, आपके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होगी। चलिए, तो पहले मैं आपको आज के सेशन की रूपरेखा बता देता हूं कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम और रणनीति की। पहले हम सिलेबस और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कोर्स होने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी छोटा सा विषय नहीं है, ये लगभग 2 महीने चलेगा, तो काफी बड़ा कोर्स है। ठीक है। दूसरी बात, फिर हम चर्चा करेंगे हमारे पहले टॉपिक की। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर टॉपिक की शुरुआत जरूर कर देंगे, और इंडिया की लोकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, भारत की अवस्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, वो किसी भी एग्जाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और लगातार, चाहे आप एमपीपीएससी की बात करें या दूसरे किसी एग्जाम की बात करें, यहाँ से प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो हमारा प्रयास भी वही है कि हम हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के ना सिर्फ हम कंटेंट को पढ़ें, कंटेंट पढ़ने के साथ साथ उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, इन दोनों को क्लब करें, ताकि एक पूरा कोर्स आपके सामने आ सके और एक अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सको और सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार मैं पूरा सिलेबस आपको समझा दूं कि हम कितने टॉपिक इस कोर्स में खत्म करेंगे। और ये कोर्स 2 महीने चलेगा। हर दिन रात में 11 से 12 बजे आपकी, इस टाइम को अगर आप बताएं मुझे, 1 मिनट में आपको लाइव है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 समय मेरे पास है दोस्तों। एक समय रात में 11 से 12 बजे का है, और एक समय मेरे पास रात में 8 से 9 बजे का है। आपके लिए बेहतर समय कौन सा है? ठीक है। 2 टाइम हमारे पास है, या तो हम रात में 11 से 12 ये क्लास रख सकते हैं, अदरवाइज हम रात में 8 से 9 ये क्लास रख सकते हैं। ये प्री लेवल की क्लास होगी, पर मेंस के बहुत से टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस क्लास का टाइम हम देख लेंगे, अभी 11 से 12 करते हैं, और अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम जाएगी तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, तो हम इसे 8 से 9 शिफ्ट कर देंगे। हर दिन 1 घंटे की क्लास होगी, पूरी एनर्जी के साथ ये क्लास करेंगे, और आप लोग भी अपना साथ बनाए रखिएगा। इस क्लास को बहुत अच्छा हम करने वाले हैं। कोशिश यही होगी कि जितना अच्छा हम कंटेंट ला सकें, उतना बेहतर इस क्लास को आगे बढ़ाएं। तो चलिए, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों। हम पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातें हमें इस पूरे कोर्स में डिस्कस करनी है। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है, हमारा पाठ्यक्रम, अवर करिकुलम। इसका मतलब यह है कि जितनी भी भूगोल की किताबें आप पढ़ते हैं, और मेरा पहला रेफरेंस हमेशा से लूसेंट की किताब रही है और आगे भी रहेगी, लूसेंट और एनसीईआरटी से हम रेफरेंस लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो हमारे करिकुलम का मतलब है कि मैंने इस सिलेबस को किस ऑर्डर में और किस तरह से डिवाइड किया है, वो आपको देखना है। तो दोस्तों, लगभग लगभग हमें 19 विषय पढ़ने हैं, टोटल 19 टॉपिक हमें कवर करना है, जिसमें भारत का मानचित्रीकरण भी शामिल होगा, जिसमें इंडिया की मैपिंग भी इंक्लूड होगी।
सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमें लगभग 6 क्लासेस लगेंगी 1-1 घंटे की, इस टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब इस विषय के बारे में आप सभी जानते होंगे, पहली जब भी आप भूगोल पढ़ते हैं, तो यहीं से इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, अर्थात अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, फिर भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, इंडिया अपनी बाउंड्री कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है, भारत में लैंड लॉक स्टेट कौन से हैं, राज्यों की राजधानियां क्या हैं, कैपिटल क्या है, यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल क्या है, फिर भारत की समुद्री सीमा किस प्रकार की है, भारत की मेरिन बाउंड्री किस प्रकार की है। तो ये सारी बातें हम भारत के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये चर्चा नहीं करेंगे कि भारत की सीमाएं कहाँ-कहाँ तक हैं। यहाँ हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ प्रमुख विवादों की भी चर्चा करेंगे। इंडिया के जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं तो उनके साथ क्या-क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग, कि जो काला पानी विवाद है वो किन 2 देशों के बीच में चल रहा है? सभी ने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा, तो बताइए। ठीक है, फिर जैसे अभी आपको पता होगा कि बहुत पहले डोकलाम पठार का विवाद चर्चा में रहा, तो डोकलाम पठार कहाँ स्थित है, भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आया था कि भारत के किस हिस्से को चिकन नेक की संज्ञा दी जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कोको द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे टॉपिक आपको पता चलेंगे जब भारत और उनके पड़ोसी देशों को आप पढ़ेंगे। तो हमें पहले टॉपिक में ना सिर्फ भारत की सामान्य जानकारी पढ़ना है, बल्कि उनके पड़ोसी देशों के साथ कौन-कौन से विवाद हैं, कौन-कौन से डिस्प्यूट है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। इसमें लगभग आपको 6 क्लासेस लगेंगी 1-1 घंटे की और फिर हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है पूरे भूगोल का, भारत के भूगोल का। भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सब कैसे हुआ, हमें यह भी समझना होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें स्थित हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और अगर आप देखें कि जितने भी प्रश्न भारत में भूगोल से पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, उनके 80% जो प्रश्न हैं दोस्तों, 80% क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से आते हैं। और अगर इसमें मैं नदियों वाला टॉपिक और जोड़ दूं तो लगभग 90% प्रश्न हमेशा से भारत के भूगोल में यहां से आते हैं। तो मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है सिलेबस पूरा करने की, क्योंकि इस बार मैंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं किया, मैंने अपने पुराने कमिटमेंट पूरे कर दिए थे। तो मुझे बस एक सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कराना है। याद रखिएगा, अगर आप मुझे फोर्स करेंगे कि सर ये भी करा दो, वो भी करा दो, सर जल्दी करा दो, तो इसमें सिर्फ आपका नुकसान है दोस्तों, मेरा नहीं। तो मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिएगा, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। यूट्यूब पर क्लास है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो आराम से इस क्लास को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जितना इत्मीनान से आप एक टीचर को पढ़ाने देंगे, उतना गहराई में वो उस विषय को पढ़ा पाएगा और उतना ज़्यादा आपका एग्जाम में फायदा होगा। और वैसे भी मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, तो कॉपरेट कीजिएगा हमारे साथ। बस मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये कोर्स जो मैं आज शुरू कर रहा हूं, ये मैं आपको पूरा करके दूंगा 2 महीने या 3 महीने के अंतराल में। ये मेरा आपसे वादा है कि ये कोर्स मैं आपसे पूरा करूंगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से। पर आप मुझे बार बार ये नहीं पिन करेंगे, सर जल्दी क्लास कर दो, सर ऐसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, ये विषय भी पढ़ा दो, वो प्लीज आप ना करिए, तो ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें हमें सारी चीजों को पढ़ना है और यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट भी हमारे कवर होते हैं। यहीं पर हम झीलों के बारे में पढ़ते हैं, यहीं हम पर्वत पठार मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे टॉपिक में बात करेंगे भारत का अपवाह तंत्र, इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम।
एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें हमें भारत की पूरी नदियों के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं। देखा जाए तो भारत में 4000 से ज़्यादा नदियां हैं, छोटी और बड़ी मिला करके। पर यहाँ पर दोस्तों कम से कम हमें 20 नदियों का अध्ययन करना है, एटलीस्ट 20 रिवर्स को हमें स्टडी करना है। तो 4 से 5 क्लास इस टॉपिक में लग जाएगी। और यहीं पर हम सिर्फ नदियों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम नदियों के साथ साथ उन पर जो बांध बनाए गए हैं, अर्थात रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों, भारत की प्रमुख चट्टानें और मृदा। हम जानते हैं कि चट्टानों से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, मेजर रॉक्स एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एग्रीकल्चर समझना है तो एग्रीकल्चर समझने से पहले आपको सॉइल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। भारत में कहाँ कहाँ सॉइल पाई जाती है, ये सारी चीजें बड़े बेसिक और बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए। फिर दोस्तों हमारा पांचवा टॉपिक रहेगा, भारत में मानसून और वर्षा, मानसून एंड रेन इन इंडिया। यहीं पर एक टॉपिक हम कवर करेंगे दोस्तों, जिसे हम क्लाइमेट रीजन बोलते हैं, या कुछ लोग इसे क्लाइमेट जोन का नाम देते हैं। आपने सुना होगा कि भारत के जलवायु प्रदेश कितने होते हैं, कोपेन का जलवायु विभाजन किस प्रकार का है। तो ये वाला टॉपिक यहीं आएगा मानसून और रेन वाले टॉपिक में। मानसून हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, पर ब्रीफली हम आपको इतना बता देंगे कि भारत में मानसून कैसे आता है, किन किन चीजों का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, उन बातों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद छठवें टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, भारत में वन फॉरेस्ट इन इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एमपीपीएससी के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पर हम भारत के वनों का वर्गीकरण समझेंगे, हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, और साथ ही साथ जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट आई है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। ऑल्दो करंट अफेयर्स में हमने उसकी चर्चा की थी, पर यहाँ उसी पोर्शन को हम रिपीट कर लेंगे कि भारत के किन राज्यों में वनों की क्या स्थिति है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होगा, भारत में खनिज संपदा, मिनरल्स इन इंडिया। अगेन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पीएससी के सिलेबस में है और दूसरे एग्जाम के सिलेबस में भी दिया गया है। भारत के पूरे खनिज का अध्ययन करना है, और खनिज में हमें दो बातें समझनी है। एक तो मिनरल बेल्ट होते हैं, खनिज पट्टियां होती हैं, तो वो कहाँ पर है, और फिर हम एक टेबल बना करके ये समझेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन सा खनिज प्रमुखता से पाया जाता है, टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है, फिर टॉप स्टोरेज कैपेसिटी वाले कौन है, प्रमुख उत्पादक कौन है, और किनकी भंडारण क्षमता ज्यादा है। दोनों में अंतर है, कहीं पर भंडार ज्यादा पाए जाते हैं पर वहां पर उत्पादन नहीं होता, कहीं पर अबंडेंस रिसोर्सेस हैं पर उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट हम जानेंगे कि खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी आसानी से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वही आपकी कॉस्ट को डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि भारत में आपको एक जगह पेट्रोल मिल जाता है लेकिन उसको निकालने की लागत बहुत ज्यादा है, तो वो पेट्रोल भारत में उपयोगी नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वो टॉपिक हम यहाँ जानेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे आठवें टॉपिक में, भारत में जल, कृषि तथा पशुपालन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कृषि और पशुपालन, वाटर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर है कि हमें ये पढ़ना है कि भारत में किस प्रकार की फसलें होती हैं, किस प्रकार की क्रॉप्स इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, और जो फसल होती है उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके लिए जलवायु की दशाएं कौन सी हैं, ये टॉपिक हमें क्लियर करना है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से प्रश्न बहुत आने लग रहे हैं आजकल। नौवीं टॉपिक में हम पढ़ेंगे, भारत में वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क इन
इंडिया। देखा जाए तो ये टॉपिक पर्यावरण का है, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो पर्यावरण भूगोल का ही एक हिस्सा है। पर ये टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे। रीजन बड़ा साफ है कि जनरली अगर मैं आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता तो ये टॉपिक यहाँ कवर ना करते, लेकिन एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 4 में ये टॉपिक दिया गया है, इसीलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पढ़ लेंगे कि भारत में वाइल्ड लाइफ की क्या सिचुएशन है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं प्रमुख, इसके अलावा सफारी कहाँ कहाँ पर हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे। ये पूरा टॉपिक मैपिंग पर बेस्ड होता है और यहाँ पर मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। पूरे इंडियन ज्योग्राफी में हम मैप्स का बहुत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तो आपको बेहतर आउटपुट आप निकाल पाओगे इस पूरे कोर्स का। 10वां टॉपिक जो हमारा होगा, हम भारत की जनसंख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सब जानते हैं इकोनॉमी का टॉपिक भी है और ये ज्योग्राफी का टॉपिक भी है। अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो हम जनगणना 2011 की ही पढ़ेंगे, लेकिन अगले 1.5 साल के बाद जब डेटा अपडेट होगा तो आप चीज़ों को अपडेट कर लेना, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। ओके, भारत की जनसंख्या के बाद अगला टॉपिक है भारत में उद्योग, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। उद्योगों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में हमें जाना है। उद्योगों में बस हमें ये चर्चा करनी होती है कि एक तो कोई भी उद्योग लगाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं। भारत में उद्योगों को खनिज से हमें लिंक करना होगा, इंडस्ट्रीज को हमें मिनरल से लिंक करना होगा। मैं एक काम करूंगा, इस टॉपिक को आपको मिनरल के बाद ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि मिनरल और इंडस्ट्री का आपस में बहुत गहरा संबंध है और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हम जान लेंगे यहाँ पर कि भारत में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री पाई जाती हैं। महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो ये भी देखा जाए ना तो अ, ये उसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये आर्थिक भूगोल का विषय है। अभी हम चर्चा करेंगे कि भूगोल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन, इंडियाज एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी के प्लांट भारत में कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, इंडिया के हाइड्रो प्लांट कहाँ कहाँ पर है महत्वपूर्ण। तो उस टॉपिक की चर्चा हमें ऊर्जा संसाधन वाले विषय में करनी होती है। हमें इसमें करंट डेटा का भी यूज करना पड़ता है कि भारत में अभी जितनी विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें किस ऊर्जा का कितना भाग है। मतलब हम कोयले से कितनी ऊर्जा एनर्जी बना रहे हैं, और हम जो नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। यही हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी चर्चा करेंगे, हमें बायोडीजल की भी चर्चा करनी है। ये टॉपिक यहाँ पर जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगेन ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन ये ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है।
इसके बाद दोस्तों, भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, तो ये बेसिक टॉपिक है जहां आप रेलवे के जोन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि भारत में जलीय राजमार्ग बनाने की बात भी कही जा रही है, तो उनकी चर्चा आप करते हैं दोस्तों। ठीक है। फिर हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। सर ये टॉपिक यहाँ क्यों लिया गया? ये इसलिए कि यार ये टॉपिक लेने से ना ज्योग्राफी कंप्लीट सी हो जाएगी आपकी। अगर एमपीपीएससी वाले देखें तो ये टॉपिक दोस्तों आपको यूनिट नंबर 7 में दिया गया है। पर जो आपदाएं हैं ना, खासतौर पर हम नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं। हम मैन मेड डिजास्टर को भी डिस्कस कर लेंगे, पर हमारा प्राइमरी जो फोकस होगा, जो प्राथमिक उद्देश्य होगा, वो प्राकृतिक आपदाओं पर होगा। तो प्राकृतिक आपदाएं जुड़ी हुई हैं भूगोल के साथ, तो ये टॉपिक हम यहाँ कवर कर लेंगे। फिर हम भारत की प्रजातियों और जनजातियों की चर्चा करेंगे, स्पीसीज एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे मैपिंग का यूज करते हुए। भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है और उसकी विशेषता क्या होती है। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों विविध, मिसलेनियस, मतलब जो कुछ भी बच गया वो एक टॉपिक में हमें डिस्कस करना है, जिसे हम विविध बोलते हैं। इसमें हम भारत की प्रमुख घाटी अर्थात वैली, जलप्रपात, वाटरफॉल, झीलें, लेक, दर्रे, पासेस, नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट, अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर इत्यादि एटसेट्रा डिस्कस करेंगे। अब ये जो सारी बातें यहाँ लिखी है ना, इसमें से मैक्सिमम बातें आप यहाँ पढ़ चुके होंगे, पर यहाँ पर जस्ट हमें टेबल बनाना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ हमें। कहीं कहीं पर मैप और कहीं कहीं पर टेबल बनाते हुए हमें बस चीजों को समराइज करना है, क्योंकि ये बातें जैसे जलप्रपात, झीलें, दर्रे और नदी घाटी परियोजनाएं, तो ये जो टॉपिक है ना, घाटी, जलप्रपात, झीलें और दर्रे अर्थात वैली, वाटरफॉल, लेक्स और पासेस, ये टॉपिक तो आप यहां कवर कर लोगे ना भारत के भौतिक विभाजन में, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। फिर ये नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो ये आप यहां कवर कर लोगे। भारत का अपवाह तंत्र, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, तो ये टॉपिक बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट के रूप में चीजें आपको दे देंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। अब यहां आपकी भारत का भूगोल हो गया खत्म, लेकिन इस बार मैं यहां पे खत्म करूंगा नहीं दोस्तों। रीजन ये है कि अगेन हमें टॉपिक का रिवीजन करना है। मुझे आपको 10 विषय तो पढ़ाने नहीं है, एक विषय इस बार मैं लेकर के आया हूं। अगर ये पूरा हो गया तो दूसरे पे जाएंगे। ठीक है। अब हम यहां पर करेंगे भारत का मानचित्रीकरण का काम। अब हम करेंगे मैपिंग ऑफ इंडिया, और मैपिंग ऑफ इंडिया हम करेंगे स्टेट वाइज, एक एक राज्य को डिस्कस करते जाएंगे। एक दिन हम यूपी डिस्कस कर लिए, एक दिन हम एमपी डिस्कस कर लिए, और जो भी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं वो सारी चीजें हम स्टेट वाइज डिस्कस कर लेंगे। और इसमें लगभग 10 क्लास आपकी और लगेंगी इन मानचित्र को खत्म करने में, तो इंडिया की मैपिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा पूरा सिलेबस है, और इसमें हम कंप्लीट चीजों को बाइलिंगुअली कवर करेंगे। इसी के साथ मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट को सिलेबस दिखा दूं कि सर जो हमारा यूनिट 4 है, क्या उसका सिलेबस यहाँ कवर हो रहा है? तो देख लें साहब, भारत की भौतिक विशेषताएं भी कवर हो रही हैं, फिजिकल फीचर भी कवर हो रहे हैं, प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल रीजन, ये दोनों टॉपिक आपके कवर होंगे अध्याय 2 में, चैप्टर नंबर 2 में। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, तो वन, खनिज, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये भी टॉपिक कवर हो रहे हैं। फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सफारी, ये टॉपिक कवर हो रहे हैं। सर जनसंख्या कवर हो रहा है क्या? बिल्कुल, पॉपुलेशन आपका पूरा कवर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग और यातायात, तो इंडस्ट्री और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपके कवर हो रहे हैं। फिर अब ये यहाँ पर एक टॉपिक, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है, जिसका टारगेट मैंने 2 महीने का रखा है। लेट्स सी कि 2 से 2.5 महीने में ये टॉपिक हमें खत्म करना है, रोज 1 घंटे की क्लास लेके। पहले ही दिन मैं आपको क्लास के बता दूं कि अभी 1 से
6 तारीख तक हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद 6 दिन का ब्रेक आएगा, मुझे बाहर जाना है तो वो 6 दिन का गैप रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास रिकॉर्ड करके चला जाऊं ताकि आपको क्लास मिलती रहे, पर ना आए तो परेशान मत होना, 13 तारीख से कंटिन्यू हो जाएगी क्लास, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताइए क्या यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट करके। चलिए, तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं कि ये तो हमने आपको सिलेबस के बारे में सारी बातें बता दी। अब जरा ये बता दें कि मैं इस क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, आपको पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलेगा, इन सब बातों की चर्चा जरा हम कर लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि सर ये पीडीएफ वगैरह हमें कहाँ से मिलने वाले हैं। तो पहली बात मैं ये क्लास के बारे में बता दूं कि ये जो पूरी क्लास है ये बाइलिंगुअल होगी दोस्तों, ठीक है। बाइलिंगुअल होगी अर्थात ये क्लास हिंदी और इंग्लिश में होगी। जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो वो हर क्लास के बाद, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी उस क्लास के बाद तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लास का पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल होगी। तीसरा प्रश्न ये है कि सर क्या इसमें एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे और एमसीक्यू होंगे तो किस तरह होंगे? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हम एमसीक्यू करेंगे और जो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। अब ये कैसे कंडक्ट होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हमारा एक अध्याय खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपका एक टेस्ट रखा करेंगे, एक एमसीक्यू लगाया करेंगे और ये सारे एमसीक्यू जब भी होंगे तो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा कि साहब अनअकैडमी एप्लीकेशन पर फला फला 1-1.5 घंटे में आपका ये टेस्ट है, तो वहां पर आके आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। अच्छा सर, आप जो कंटेंट बना रहे हो उसका आधार क्या है? तो जितना भी कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा उसका सबसे बड़ा आधार है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी पिछले सालों में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बना करके मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूं। अगला प्रश्न, सर क्या इसके बाद लूसेंट की किताब पढ़ने की आवश्यकता है? आंसर है नहीं, आप लूसेंट की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। सर कोई दूसरी जीके की बुक? तो मेरा सजेशन है आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें मैं इस कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आप ज्योग्राफी के लिए कोई किताब ले रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि किताब ना लेकर के दोस्तों, जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, उन नोट्स पर अपनी कमांड लेकर के आइए, उनके प्रश्न लगाइए, उनका रिवीजन बार बार कीजिए, तब आपकी चीजों पर कमांड आएगी। क्योंकि आप देखिए ना, मैक्सिमम चीजें जो जो किताबें आप सोचेंगे लगभग उन्हीं किताबों में से मैं कंटेंट बनाऊंगा, उस कंटेंट को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। तो फिर मुझे लगता है कि आपको अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट रहेगी अगर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है। अदरवाइज मेरी ये स्ट्रिक्ट एक एडवाइस है कि इन्हीं नोट्स पर बार बार इनको रीड कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए, एमसीक्यू लगाइए और इन चीजों पर अपनी कमांड एस्टैब्लिश कीजिए। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने क्लियर कर दिए। अगली चीज कि सर ये तो मैं करूंगा, अब मुझे आप लोगों को क्या करना है वो इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वो है रिवीजन, रेगुलरिटी और रिस्पॉन्स। आर 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 हो गया ये तो, ठीक है, मूवी बन गई। रिवीजन, रेगुलर और रिस्पॉन्स, ठीक है। रिवीजन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आई थिंक 1 साल से मैं आप लोगों से रेगुलर ये बोल रहा हूं कि कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। अभी पीएससी का पेपर हुआ, बहुत से लोग हमेशा की तरह वही चीज कि सर ये प्रश्न हमने कहीं देखा था, सर हमने कहीं तो इसको पढ़ा था, सर कहीं ना मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, सर वहां मुझे दिमाग में क्लियर याद नहीं आ रहा था, सर कुछ कुछ कंफ्यूजन हो गया वहां पर जा करके। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि हम सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ना कि सिलेबस पर कमांड बनाने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार कह रहा हूं कि विषय को कंप्लीट मत कीजिए, विषय पर
कमांड लेकर के आइए, उस पर कमांड लाओ दोस्तों। कमांड लाने का मतलब जानते हो क्या होता है? कमांड लाने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको 10 पेज दिए, मैंने आपको ज्योग्राफी के 10 पेज के नोट्स दे दिए। आपके कमांड लाने का मतलब है कि आप मुझसे ये बोल पाओ कि सर इन 10 पेज में से आप कुछ भी उठा करके पूछ लो, मुझे एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर याद है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आप मल्टीपल रिसोर्सेस से पढ़ते हो, अलग अलग किताबों से अध्ययन करते हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक बहुत अच्छे टीचर को मैं सुन रहा था यूट्यूब पर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हाल ही के दिनों में यूपीएससी या स्टेट पीएससी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब हो रहा है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट लो जा रहा है। तो इसका कारण उन्होंने ये बताया कि शुरुआत कुछ ऐसे हुई, पहले एक बहुत बड़ी खबर फैली, प्लेग की तरह एक खबर फैली कि साहब हिंदी मीडियम के रिसोर्स नहीं है, हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो बहुत सारी किताबें बाजार में आ गई हिंदी मीडियम की। अब क्या हो गया? अब रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इसी चीज़ में परेशान है, वो एक विषय के लिए 6-6 किताबें लेकर के आता है और उनको पढ़ने की नाकाम कोशिश करता है, बिना सक्सेस वाली कोशिश करता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट एट द सेम टाइम वो एक रिसोर्स लेकर के आ रहा है और उसी को बार बार पढ़ रहा है, तो उसके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं और वो बेहतर तरीके से लिख पा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि रिसोर्सेस को कम करिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स रखना है और उसको बार बार पढ़ना है, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और फिर उनके प्रश्नों को हल करना है। देखो याद रखना, जब आप एक किताब से पढ़ते हो तो कभी भी उस किताब से या हमारी इस क्लास से 100% चीजें नहीं आएंगी। हमेशा 70 से 80% चीजें एक किताब या नोट्स से आती हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, उनका कट ऑफ भी इतना ही तो जाता है साहब, 70 से 80% के बीच में। तो वो 20 प्रश्न जो बिल्कुल बेढंगे आते हैं, उन प्रश्नों के लिए फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो दोस्तों? 20 क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग आ रहे हैं, उनके लिए आपको परेशान कभी नहीं हो। ठीक है। उन प्रश्नों पर फोकस मत कीजिए। तो जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, जहां से आपके ये 70-80 प्रश्न आ रहे हैं, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, उन पर कमांड लेकर के आइए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ब्रूसली साहब का, जो हमेशा मैं आप लोगों के से कहता हूं कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 प्रकार की किक मारना आता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और आपने एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, तो उसमें आखिरी में अक्षय कुमार एक कराटे के मास्टर को किस तरह से मारता है, तो वो उसी किक से उसको मारता है जो वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा होता है, आटा गूंथने वाली। तो वही बात है, प्लीज एग्जाम में सफल होने का मूल मंत्र यही है कि जो आप पढ़ें वो आपको याद हो और उसे आप परफॉर्म कर पाए। ठीक है। तो ये मेरा पहला आपसे रिक्वेस्ट है और ये बार बार रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा। रिवीजन, रिवीजन के बाद एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, आपको रिस्पॉन्स देना है चीजों का, कि अगर मैं कुछ भी क्लास ले रहा हूं तो एटलीस्ट आप रिस्पॉन्सिव रहिए और रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अगेन यहाँ पर मैं बात करूंगा कि दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। याद करो कि जब आपका अभी एमपीपीएससी का एग्जाम था, या अभी जिसने कहा कि सर हम लेखपाल का पेपर दे रहे हैं, कोई कह रहा था सर हम यूपीपीसीएस का पेपर दे करके आए हैं, तो बस मुझे ये बताओ जब आपका ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला था तो आपकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी? अब बहुत बहुत स्ट्रांगली अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पूरा दिन आप लगे हुए थे, सारी चीजों को आप खकोल डाले थे उस दिन में। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि पेपर खत्म हो गया है, आने वाले समय में आप जानते हैं कि एमपीपीएससी की 2 प्रीलिम्स परीक्षाओं का आयोजन होना है। तो मेक श्योर कि जो इंटेंसिटी आपकी पेपर के पहले थी, एटलीस्ट उसका 60% तो रखें। अगर 60% भी आप रखेंगे, तब आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती है दोस्तों। फिर क्या होता है, जैसे ही पेपर खत्म हो गया फिर सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जो शादियों में आप 2 दिन दे रहे थे अब वहां एक हफ्ता देना शुरू कर देंगे। हर चीज में आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप लेजी बिहेव करने लगोगे। तो ये नहीं करना है। देखो, टॉपर्स से हमेशा एक बात सीखो, वो बार बार एक बात कहते हैं कि हम दिन में 8 घंटे नहीं पढ़े,
हम दिन में 4 घंटे ही पढ़े, लेकिन हम 365 में से ना 300 दिन 4 घंटे पढ़ाई की, 320 दिन हम 4 घंटे पढ़ाई की। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। रोज़ मत पढ़ो ना 8 घंटे, क्यों अपने बॉडी को ड्रेन कर दे रहे हो? 8 घंटे एक दिन पढ़ोगे, फिर 3 दिन नहीं पढ़ पाओगे। कैपेसिटी नहीं है अभी आपकी 8 घंटे पढ़ने की। शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई की, 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, यहाँ से शुरुआत करो। फिर धीरे-धीरे आपकी कैपेसिटी खुद बढ़ जाएगी। ड्रेन मत कर दो अपने आप को एक ही दिन पढ़ के, ठीक है? पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, फिर अगले दिन पढ़ो, बट रेगुलर रहो। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेक श्योर रिस्पॉन्स का मतलब वही होता है कि थोड़ा-सा आप बताते रहें कैसा चल रहा है, क्या नहीं है, सही नहीं है, ठीक है? तो उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करूँगा, वो है दोस्तों कि एक पढ़ाई होती है जिसे हम आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई बोलते हैं। साहब ये आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब समझे ज़रा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हम ऐसा होता है कि सर 1 घंटे पढ़े लेकिन कुछ पढ़ा ही नहीं। सर 3 घंटे से पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब है दोस्तों कि टारगेट लेकर के पढ़ना है आपको। एक टारगेट सेट करो कि यार अगर मैं 1 घंटे पढ़ने बैठ रहा हूँ ना, तो ये टॉपिक कवर होना चाहिए। आपने एक टारगेट दिया कि मैं 2 घंटे बाद जब उठूँगा, तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करके उठूँगा। हो सकता है पूरा नहीं होगा, लेकिन 80% कवर हो गया ना, 70% कवर हो गया, वही बड़ी बात है। तब आपको दिखेगा कि 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको ये आउटपुट मिला। ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में। तो ये कुछ बेसिक मेरी तरफ से आपको गाइडेंस है कि ये चीज़ अगर रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक बात और बता दूँ कि ऑल्दो मैं हर एक चीज़ जो यहाँ पर पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, पर फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग जो अभी स्टूडेंट हैं, जो ऑफ़िस वग़ैरह नहीं जाते हैं, वो लोग कॉपी लेकर के बैठें और कुछ चीज़ों को नोट डाउन करते चलें, आपके खुद के नोट्स बनेंगे। दूसरा, इंडिया का मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए कि भारत का मैप आपको बनाते आना चाहिए। देखो एग्ज़ैक्ट मैप कभी नहीं बनता, मुझसे भी नहीं बनता। पर एक बेसिक मैप भी अगर आप इंडिया का बनाना सीख जाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, और बहुत सारे मैप हम बनाने वाले हैं उसमें। अगली बात, भारत के राजनीतिक मानचित्र जो हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, तो कम से कम 10 पॉलिटिकल मैप लेकर के आ जाइए और 2 भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप लेकर के आ जाइए। पॉलिटिकल मैप में राज्यों की सीमाएं होती हैं, स्टेट की बाउंड्री होती है, जबकि जो भौतिक मानचित्र होता है, जो फिजिकल मैप होता है, वो ब्लैंक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें मेरी ओर से क्लियर हैं। मैंने आपके जो बेसिक क्वेश्चन थे वो भी क्लियर कर दिए हैं। तो अब हमें टॉपिक को शुरू करना चाहिए और आज से ही हम विषय की शुरुआत करते हैं ताकि शुभारंभ हो जाए और फिर कल से हम अपनी स्पीड को पकड़ लेंगे। मुझे पहले बताएं, क्या रणनीति को लेकर के कोई भी आपका डाउट है? एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या है आपके दिमाग में? सर मेंस में, हाँ मेंस में काम आएगा। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि काम ना आए, ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेगा मेंस में। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग इसी में कवर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फिर टॉपिक को। अब हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जितने भी टॉपिक मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें इंडेक्स बना करके दूंगा ताकि कोई भी टॉपिक आप आसानी से सर्च कर सको। और सिर्फ इंडेक्स नहीं होगी, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। ये जो इंडेक्स आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर सब इंडेक्स भी हम बना देंगे ताकि अगर आप इन नोट्स को प्रिंट निकलवाओ तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो। चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझे दोस्तों कि ये जो शब्द है भूगोल, ये जो शब्द है ज्योग्राफी, इसका मतलब क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। तो ये तो जो भूगोल शब्द है, ज्योग्राफी शब्द है, स्पेशली इंग्लिश में, ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर के मिला है। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड हैं, एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, अर्थात डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह अगर आप ज्योग्राफी का मतलब देखें तो ज्योग्राफी या भूगोल का मतलब है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, तो इसके डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? तो इसके डिस्क्रिप्शन के 2 चीजें आती हैं।
खास तौर पे आप देखें तो दो चीजें इसमें निकल के आएंगी। एक तो इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब हमारी पृथ्वी कैसे बनी, हमारी पृथ्वी पर पहाड़ पर्वत ये सब कैसे बने। और फिर दूसरा इसमें आ जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जहां आप चर्चा करते हैं कि कहाँ कौन सा संसाधन पाया जाता है, कहाँ पर कौन से रिसोर्सेस पाए जाते हैं। फिर आपने सुना होगा कि जो ज्योग्राफी है वो कई प्रकार की होती है, भूगोल कई प्रकार का होता है। ठीक है, पर उनकी चर्चा हमें नहीं करनी है। सामान्यतः दोस्तों जो ज्योग्राफी है उसे हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं सामान्यतः। एक हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे हम विश्व भूगोल कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं रीजनल ज्योग्राफी, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। अब रीजनल ज्योग्राफी को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं भारत के पर्सपेक्टिव में, कि एक हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, और जिस राज्य से आप आते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं तो फिर मैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का अध्ययन करूंगा, क्योंकि एमपीपीएससी के लोग मध्य प्रदेश की एमपी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और जो यूपी के राजस्थान बिहार के हैं वो अपने अपने राज्यों के भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः दो प्रकार का भूगोल होगा, एक विश्व भूगोल और दूसरी तरफ होगा क्षेत्रीय भूगोल। दोस्तों जो भूगोल शब्द है या ज्योग्राफी शब्द है, ये दिया था एक 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 प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने या राइटर ने, जिनका नाम था एरेटोस्थेनीज। ठीक है, तो एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्हें भूगोल का फादर भी कई जगह पर कहा गया है, और इन्होंने दोस्तों पहली बार ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बस आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट जो लेकर के आए थे वो एरेटोस्थनीज लेकर के आए थे। हालांकि जब मैं आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो अच्छा, फादर ऑफ ज्योग्राफी में भी दो तीन डेफिनेशन है, फादर ऑफ क्लासिकल ज्योग्राफी, फादर ऑफ ओल्ड ज्योग्राफी। तो वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था, तब आंसर करेंगे कि एरेटोस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। भूगोल का मतलब आपको समझ में आया। भूगोल का सीधा सा मतलब है कि हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना होता है। पृथ्वी पर पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर पर्वत पठार नदियां कैसे बनी, फिर महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, इन सभी बातों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ज्योग्राफी में किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पहले अध्याय की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों, और हमारा पहला अध्याय है भारत की सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, और कई बार इसे कहा जाता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले इस अध्याय को मोटे तौर पर हम चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग लगा लीजिए। पहले हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यहां पर हमारा फोकस होगा कि एक तो हम लोकेशन को याद कर लें, और दूसरा हम राज्यों की राजधानियों को याद कर लें। सर, लोकेशन को याद करने का मतलब क्या है, कि एटलीस्ट आपको याद रहे कि भारत के इस हिस्से में ये राज्य आता है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ हाथ रखूं, तो याद आना चाहिए कि सर ये वाला हिस्सा लद्दाख का है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ हिमाचल है, पंजाब है, इस तरीके से। मतलब एक लोकेशन आपको याद हो जाए, और लोकेशन के साथ साथ आपको ये भी याद हो जाए कि साहब ये जो राज्य हैं इनकी सीमाएं किस किस से लग रही हैं, इनकी बाउंड्री कहाँ कहाँ टच हो रही है, कि साहब जो लद्दाख की सीमा है वो किस देश को छू रही है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, फिर वो किन राज्यों को छू रही है। तो इस बात की चर्चा हम यहाँ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक जब हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों तीसरे टॉपिक में, ये सबसे बड़ा पार्ट होगा, जहां हमें चर्चा करनी है भारत की सीमा
और पड़ोसी देशों के बारे में, इंडियाज बॉर्डर और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। हम जानेंगे कि भारत की स्थलीय और जलीय सीमा किस प्रकार की है, भारत की जो लैंड बाउंड्री है, फिर सी या ओशन बाउंड्री है वो किस प्रकार की है, और जो उसके पड़ोसी देश हैं, आप जानते हैं कि चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है। तो इन सब देशों के साथ क्या क्या मुद्दे भारत के हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं जो इन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आखिरी में हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको खुद रीड करना है। यहाँ कुछ वन लाइनर हैं, लगभग 15 से 20 वन लाइनर हैं जिनका अध्ययन आप खुद कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इस भाग के बारे में चर्चा करते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। इसे भी हमने 4 भागों में बांटा है, कुल 4 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। पहले हम लोकेशन समझेंगे, फिर हम भारत के नामकरण को समझेंगे कि इंडिया का नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, फिर हम भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या की चर्चा करेंगे, इंडिया के एरिया और पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे। चलिए, तो पहली हेडिंग लगाइए दोस्तों आप, भारत की अवस्थिति, इंडिया की लोकेशन। तो दोस्तों एक बात समझें कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी हमारी अर्थ है। अब हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी बहुत ह्यूज है आकार में। तो क्या किया गया कि हमारी पृथ्वी पर अध्ययन करने के लिए 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई। कुछ रेखाएं पृथ्वी पर इस तरह से खींची गई जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जिन्हें हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिन्हें हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को, इन क्षैतिज रेखाओं को हम नाम देते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा, अर्थात लैटिट्यूड्स, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या किया गया कि हमारी पृथ्वी में कुछ वर्टिकल लाइन खींची गई है, वर्टिकल लाइंस खींची गई जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और इन ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रेखाओं को नाम दिया गया है देशांतर रेखाएं, अर्थात लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप एक बात समझें कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हिसाब से, ये अगर हमारी पूरी पृथ्वी है, तो अगर दोस्तों हम इसको बीच में से एक अक्षांश रेखा है जिसे 0 डिग्री का अक्षांश कहा जाता है, जिसे 0 डिग्री का लैटिट्यूड कहा जाता है, तो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दोस्तों ये जो ऊपरी हिस्सा है इसे कहा जाता है नदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और ये जो निचला हिस्सा है इसे कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां से आपका पहला प्रश्न तैयार होगा कि बताइए अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है। अर्थ इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी हेमिस्फीयर ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड लाइन। तो बताएंगे कि साहब अक्षांश रेखाओं के हिसाब से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, वो अर्थ को 2 पार्ट में बांटती है। ऊपरी हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और निचला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब इसको जरा यहां पर देखो, तो ये देखो, ये है दोस्तों वो बीच की लाइन जिसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। और यहां भी आप ध्यान दो तो ये है वो 0 डिग्री की लाइन जो अर्थ को 2 भागों में बांट रही है। और हमारा भारत कहां पर है, तो अगर आप देख पा रहे हैं मैप में क्लियर, तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा महान भारत देश। तो मुझे आप लोग देख करके बताओ कि सर अक्षांश रेखा के हिसाब से
पृथ्वी को दो भागों में बांटा, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो भारत कहां पर आया? तो आप कहोगे सर अक्षांश रेखा के हिसाब से जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। इंडिया जो है वो अक्षांश रेखा के हिसाब से लैटिट्यूड के बेसिस पर नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में आएगा। दो तीन फैक्ट क्लियर हो गए। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है, वो पृथ्वी को दो भागों में बांटेगी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और भारत उत्तरी गोलार्ध में आएगा, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, कहानी थोड़ी सी और है दोस्तों। और कहानी ये है कि ये तो साहब आपके पास पृथ्वी है तो आपने 0 डिग्री की लाइन से बांट दिया, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो आपने तिरछ आड़े तरीके में एक नींबू को काट दिया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहां से दोस्तों एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा जाती है, या देशांतर रेखा भी, हर एक देशांतर रेखा का बात तो यही है कि हर एक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पर फिलहाल इतना याद रखें कि ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये वाला हिस्सा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा? यहां से प्रश्न बनेगा कि सर देशांतर रेखाओं के आधार पर, सर लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर अर्थ को कितने हेमिस्फीयर में बांटा गया है? साहब दो हेमिस्फीयर हैं, एक है पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सर कौन सी देशांतर रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट रही है? तो बताएंगे कि 0 डिग्री का देशांतर रेखा, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है, कई लोग इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये मैप देखिए, इस मैप में आप देखें साहब कि ये वो 0 डिग्री की लाइन है, देख पा रहे होंगे, ये वो 0 डिग्री की लाइन है। तो ये कौन सा गोलार्ध होगा? सर ये पूर्वी गोलार्ध होगा। ये कौन सा गोलार्ध होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो अब मुझे बताओ भारत देश कहाँ है? तो देखिएगा कि सर हमारा प्यारा महान भारत देश ये रहा। तो मुझे बताओ कि कौन से गोलार्ध में आएगा? सर ये अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है तो भारत कहाँ आएगा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि देशांतर के हिसाब से भारत कहाँ आता है, तो बताएंगे कि सर देशांतर के हिसाब से जो भारत है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो अब आपका सवाल सवाल पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में आता है, इंडिया कौन से गोलार्ध में आता है, भारत कौन से हेमिस्फीयर में आता है? तो जवाब क्या होगा कि सर भारत अक्षांश के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और एक जवाब क्या बनेगा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। इंडिया इज अ कंट्री सिचुएटेड इन द नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? ऑल गुड? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, अब क्या किया गया कि यार ये इतनी बड़ी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे आपको ये हिस्से दिख रहे होंगे, ये एक हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये ऐसे बहुत सारे हिस्से आपको दिख रहे होंगे। तो इन्हीं हिस्सों को दोस्तों, ये जो बड़े बड़े स्थल खंड पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर जितने भी बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, इन्हीं को महाद्वीप कहा जाता है, इन्हीं को कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ही एक महाद्वीप है दोस्तों, एशिया महाद्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप।
एशिया महाद्वीप जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अब भारत कहाँ आता है? भारत की कहानी को जरा समझिए। तो भारत जो तो है वो पृथ्वी पर है, ये तो सभी ही जान रहे हैं, अर्थ पर है। पृथ्वी पर भी एशिया महाद्वीप में आता है दोस्तों। हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का भी आप देखिए तो हम किस हिस्से में हैं? तो आप कहेंगे सर हम एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में हैं, हम दक्षिण एशिया में आते हैं, हम साउथ एशिया में आते हैं। ये भी सही है। अब दोस्तों क्या है कि भारत और भारत के आसपास के जो देश हैं तो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर एक हिस्सा आता है भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन आता है? तो देखिए जरा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये जो 5 देश हैं ना आपस में सटे हुए हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और फिर हमारा भारत आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया में भी कहां पर साहब? तो याद रखेंगे दक्षिण एशिया, सदर्न एशिया में। दक्षिण एशिया में भी कहां पर? भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन आता है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये एक फैक्ट याद रखिएगा, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला था कि भारत जो है, ये देखिए ये इंडिया है और यहाँ भारत का अंडमान और निकोबार है। एक मिनट वो गलत बन गया, यहाँ दोस्तों भारत का अंडमान और निकोबार है। तो भारत ये भूमध्य रेखा है, देख पा रहे हैं? ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये पूरा इक्वेटर है। तो भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर अवे है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। अब एक बार मैप को जरा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ध्यान से देखो। तो ये पूरा हिस्सा एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ये हमारा भारत है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये क्या हो गए दोस्तों? तो ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत को ध्यान से देखेंगे तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इंडिया एक पेनिनसुला वाली कंट्री है। सर प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला या प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ अरब सागर देखने मिलेगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हिंद महासागर है। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को हम प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। हम भारत को एक पेनिनसुला कंट्री भी कहते हैं। भारत के पड़ोसी भी देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये पूरे विश्व का नक्शा है। फिर भारत के जलीय पड़ोसी देखिए, इंडिया के जो वाटर या मैरिन नेबर हैं उनको देखिए। तो सबसे पास का पड़ोसी श्रीलंका आपको दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो मालदीव्स दिखाई देगा। यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा। तो ये भारत के पास के समुद्री पड़ोसी हैं। आप देखेंगे कि म्यांमार जो है दोस्तों, तो वो ओशियन बाउंड्री भी शेयर कर रहा है और लैंड बाउंड्री भी शेयर कर रहा है। बांग्लादेश भी देखिए तो वो समुद्री सीमा भी साझा करता है और भूमि वाली सीमा भी साझा करता है। उसी प्रकार पाकिस्तान भी देखेंगे तो ये लैंड बाउंड्री भी शेयर कर रहा है और ओशियन बाउंड्री। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत के कितने पड़ोसी हैं जो ओशियन और लैंड दोनों बाउंड्री को भारत के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम आएगा, बांग्लादेश का नाम आएगा और साथ ही साथ उसमें म्यांमार का नाम आएगा। मैप आपको रोज देखना है, वर्ल्ड का मैप भी रोज देखना है। और मैप देखने का तरीका पता है क्या होता है? एक कंट्री को पकड़िए तो पहले कंट्री की यात्रा कर लीजिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, फिर श्रीलंका, इस तरीके से कंट्री। फिर देखिए कि कंट्री की सीमाएं किससे जुड़ी हुई हैं। फिर आपको वो भी नजर आएगा कि हाँ यहाँ यहाँ पर इनकी बाउंड्रीज टच है। ठीक है, चलिए मुझे बताएं कि पहले टॉपिक में कोई दिक्कत है? ऑल गुड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद अगला दोस्तों टॉपिक है कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया के बारे में हमें डिस्कस करना है कि सर भारत को भारत या इंडिया क्यों कहा जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो औपचारिक नाम है, इंडिया का जो ऑफिशियल नाम है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 1 में दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत के लिए दो नामों का जिक्र है। पहला नाम है भारत और दूसरा नाम है दोस्तों इंडिया। तो ये जो नाम है ना दोस्तों भारत, ये भारत नाम कहां से आया? तो भारत नाम की दो कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि भरत नाम का एक कबीला था और उसी कबीले से भारत नाम बना है। दूसरी कहानी वायु पुराण में दी गई है और वायु पुराण में लिखा हुआ है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत बना है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि भारत को भारत नाम कैसे मिला, तो आप एक लाइन में ये बता सकते हैं कि जो हमारे वैदिक साहित्य है, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, तो वैदिक लिटरेचर में भारत नाम का प्रयोग किया गया है और वहीं से ये शब्द आता है। और दोनों बातें आप बता पाएंगे। पहली बात आप बता सकते हैं कि साहब वायु पुराण में लिखा हुआ है कि राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, उन्हीं के नाम से भारत बना है। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि भरत नाम का एक कबीला था, वहां से ये नाम आया है। और दूसरा नाम जो अनुच्छेद 1 में दिया गया है वो इंडिया है। आपने पढ़ा होगा, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ नेशन। भारत जो कि इंडिया, ठीक है, वो राज्यों का एक संघ होगा। तो ये इंडिया नाम कहां से आया? तो ये इंडिया जो नाम है दोस्तों, वो यूनान के लोगों ने दिया, ग्रीक लोगों ने दिया। बेसिकली यहां पर अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ये जो इलाका है, ये इलाका यूनान का इलाका है। तो ये लोग भारत आए और जैसे ही ये भारत आए तो यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ पर इंडस रिवर है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारा और इसी इंडस से ये नाम निकला इंडिया। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है कि भारत को ये नाम कैसे मिला। ठीक है, तो ये भारत के दो ऑफिशियल नाम हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है दोस्तों। एक नाम है भारत और दूसरा नाम है इंडिया। तो एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत के औपचारिक नाम क्या हैं? व्हाट आर दी ऑफिशियल नेम्स ऑफ इंडिया? जवाब देंगे भारत और इंडिया। ये कहां पर लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 1 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों हमारे महान देश के बहुत सारे नाम हैं, तो उन नामों की चर्चा भी हम करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारा गया है, मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो भारत का ही एक नाम मेलुहा भी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप देखें तो जो हमारे पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, ठीक है, एक बार उसका नाम ही बता देता हूं मैं आपको। हाँ, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में भारत के लिए आर्यावत नाम का उल्लेख किया गया है। आर्यावत का अर्थ आप जानते हैं, आर्यों की जो निवास स्थली है उसे आर्यावर्त कहा जाता है। तो भारत का ये नाम मनुस्मृति से आया है, जहां ब्रह्मावर्त या आर्यावत नाम दिया गया है। उसके अलावा एक नाम है दोस्तों जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। जम्मू द्वीप जो नाम है वो भी हमें वेदों में मिलता है और वेदों में दोस्तों जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों के लिए नाम दिए। और एशिया महाद्वीप और खास तौर पर जो दक्षिण एशिया का महाद्वीप है उसे जम्मू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। लेकिन आप देखें तो हमारे वेदों में उस समय जब मैपिंग वगैरह बिल्कुल अर्ली स्टेज पर था, तब हमने सभी महाद्वीपों के नाम दिए। आप देखें उसमें एशिया के लिए जम्बू द्वीप कहा गया है, उत्तर अमेरिका के लिए क्रॉन्च द्वीप कहा गया है, दक्षिण अमेरिका के लिए
लक्षद्वीप कहा गया है, यूरोप के लिए शाक्य द्वीप कहा गया है, अफ्रीका के लिए पुष्कर द्वीप कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए शालमल द्वीप कहा गया है, इंडोनेशिया और फिलीपींस के लिए कुश द्वीप कहा गया है। तो उस समय इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया का जो एंशंट पार्ट है, जो अर्ली ऋग्वैदिक एज का समय था, वो सबसे प्रॉस्परस टाइम था, क्योंकि ग्रेट नॉलेज इंडिया हैड, ग्रेट नॉलेज जो वर्ल्ड को बाद में जाकर के दूसरे फॉर्म में मिला है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप नाम भी दिया गया है दोस्तों। उसके बाद हिंदुस्तान, तो ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा और वहां से हिंदुस्तान निकल करके आया। फिर भारतवर्ष, तो ये भी वैदिक साहित्य में दिया गया है। तियानजू, ये चीनी यात्रियों के द्वारा दिया गया नाम है। और नाभि वर्ष भी भारत को पुकारा जाता है। तो ये कुछ नाम है, मेलुहा, भारतवर्ष, ठीक है, ये पुराण में है। आर्यावर्त, ये मनुस्मृति में दिया गया है। जम्मू द्वीप वैदिक साहित्यों में है। हिंदू या हिंदुस्तान, ये पर्शियन या पारसी लोगों के द्वारा, ये पर्शियन है, माफ कीजिए, यहाँ पर पर्शियन आ जाएगा, ईरानी या पारसी लोग। ठीक है, बात वही है, ईरानी पर्शियन एक ही होता है, इंग्लिश में पर्शियन होता है। और इंडिया आपको पता ही है, ग्रीक अर्थात यूनान के लोगों ने हिंद को इंडस के रूप में प्रोनाउंसिएट किया, तो ये नाम निकल करके आया। तो ये दोस्तों भारत का नामकरण है। तो आज चूंकि हमें क्लास का इंट्रोडक्शन था, तो हमें यही बातें डिस्कस करनी थी। कल हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं आज, भारत की अवस्थिति और अवस्थिति के अलावा भारत का नामकरण। बाकी चीजों को हम कल से बहुत डिटेल में और बहुत स्पीड के साथ कंटिन्यू करेंगे।